नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत में हम गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लास से देख सकते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी 1320 ईस्वी में। और तुगलक वंश कोई किसी वंश का नाम नहीं है। तुगलक तुगलक एक्चुअल में गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम है। वंश की बात करें कि इस वंश का नाम क्या है, तो ये इनको करोना तुर्क कहा गया है। इब्न बतूता ने इसके बारे में लिखा है कि जो तुगलक है वो तुर्कों की करोना तुर्क शाखा के हैं। और ये जो करोना तुर्क है, ये तुर्क और मंगोल जाति के मिलावट है, मिश्रण है। ये तुर्क और मंगोल की संतानें हैं। करोना तुर्क या कराना तुर्क, कुछ भी कह सकते हो आप। ये इब्न बतूता लिखता है ऐसा। और तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर इस वंश को तुगलक वंश कहा गया है। दिल्ली सल्तनत में शासन काल की अगर बात करेंगे तो तुगलक वंश ने सबसे लंबा शासन किया है। लगभग 94 ईयर तक इनका शासन काल रहा है। 1320 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश ने शासन किया है। और तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक है, जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी। खिलजी वंश में हमने देखा है कि जो एक भारतीय मुसलमान था, जो हिंदू से मुस्लिम बना था, खुसरो शाह, उसको पराजित करके तुगलक वंश की नींव रखता है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक को गाजी भी कहा गया है। पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने गाजी की उपाधि धारण करी। तो 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। और 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है गयासुद्दीन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा है। इसको गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक गाजी कहा गया है। गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। वैसे तो कहा जाता है कि ये उपाधि उसने मंगोलों को पराजित करने के बाद धारण की थी। बर्नी कहता है कि इसने अमीरों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखोगे तो वो अमीरों के प्रति उसकी नीति बहुत ही सख्त थी, बहुत कठोर नीति थी उसकी। बलबन को आप देखोगे या इल्तुतमिश को देखोगे, इन सब की नीतियाँ अमीरों के प्रति बहुत सख्त रही। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की नीति अमीरों के प्रति उदार थी, जिसको रस्मे मियाना कहा गया है। रस्मे मियाना नीति, रस्मे मियाना, बीच का रास्ता, ये कह सकते हो आप। शासनकाल को अगर देखोगे तो इसने जो अलाउद्दीन की कठोर नीति थी उसको त्याग दिया हर मामले में, और उदारता की नीति अपनाई। अगर आप राजस्व के मामलों में देखोगे तो जो खुद मुकद्दम, चौधरी, इनके जो अधिकार थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में समाप्त कर दिए गए थे। इनका हक ए खोती और किस्मत ए खोती, ये अधिकार होते थे जो राजस्व अधिकारी होते थे, खुद चौधरी और मुकद्दम, इनका ये अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिए थे। और जो राजस्व अधिकारी थे उनको वेतन दिया जाता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इनको ये अधिकार वापस दे दिए। किनको? जो चौधरी, मुकद्दम, खूत ये होते थे, इनको अपने अधिकार वापस दे दिए। कौन से? हक एक होती। इसका मतलब ये होता है कि इनको राजस्व उगाही के बदले में राज्य की तरफ से कर मुक्त भूमि मिलती थी। इनकी भूमि पर राजस्व नहीं लिया जाता था, किसी तरह का लगान, टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। और एक होती है किस्मत एक होती। ये होता है कि उनको कर मुक्त भूमि मिलने के बाद भी वो किसानों से लगान उगाही के बदले में उनसे कुछ उपज ले लेते थे। कमीशन कह सकते हो आप, किसानों से भी वो कमीशन लेते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने हक एक होती तो दे दिया, राज्य से कर मुक्त भूमि तो उनको दे दी गई, लेकिन जो किस्मत एक होती था, जो किसानों से कमीशन ले रहे थे, वो वाला अधिकार उनको नहीं दिया। ये इसके समय की एक राजस्व पॉलिसी रही। इसके अलावा उसने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को नाप कर राजस्व उगाही का जो सिस्टम बनाया था उसको छोड़ दिया, और उसकी जगह उसने गल्ला, बटाई और नस्क प्रथा को प्रारंभ किया। किसानों के प्रति भी इसका सहयोगात्मक और उदार दृष्टिकोण बताया गया है कि ये किसानों के प्रति इसका जो व्यवहार था वो उदार था। इसमें इसने जो भूमि कर था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में गैर मुस्लिमों से 50% कर लिया जाता था, यानी कि 1/2।
तो इसने उस भूमि कर को 1/2 से कम करके 1/3 कर दिया, यानी 33% के आसपास कह सकते हो आप। और जो ऋण की वसूली थी उसको भी बंद करवा दिया गया है। जो किसानों को ऋण दिया जाता था उसकी वसूली बंद करवा दी इसने। इसके अलावा इसने जो नुकसान होता था कृषि उपज में उसके समायोजन की नीति अपनाई। मतलब ये है कि आपको अगर पिछले वर्ष नुकसान हुआ था और इस वर्ष अच्छी पैदावार हुई, तो जो पिछले साल का जो कर था, या इस बार आपको नुकसान हुआ है और पिछले वर्ष आपने कितना कर दिया था उसके अनुसार अगर इस बार भी आप पर कर लिया जा रहा है तो उस नुकसान के हिसाब से आपका कर कम कर दिया जाएगा। ये समायोजन है। पिछली बार अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है, आपको माइनस में चले गए, तो आपको इस बार कर भी कम कर दिया जाएगा। ये समायोजन किया जाता है कि पिछले साल का इस साल एडजस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा उसने आदेश दिया था कि जो भू राजस्व है वो एक बार में 1/10 या 1/11 से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। कोई भी जो राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी थे या जो प्रांतपति गवर्नर वगैरह होते थे, उनको ये आदेश दिया है कि राजस्व एक बार में 1/10 या 11% ही बढ़ाया जा सकता है। और राजस्व वसूली के लिए अगर खिलजी और गुलाम वंश का समय आप देखोगे तो वो, अगर कोई कृषक राजस्व या लगान नहीं दे पाता था तो उसको शारीरिक दंड दिया जाता था। किसी को कोड़े मारना, इस तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने यह आदेश दिया है कि राजस्व वसूली में आप किसी भी तरह का कोई शारीरिक दंड नहीं दोगे। ये मतलब शारीरिक दंड देना बंद करवा दिया गया। इसके अलावा जो चरागाहों पर अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाया था, चरी कर और घरी कर, इस टाइप के कर लगाए थे, तो जो चरागाह का कर था वो भी इसने समाप्त कर दिया। और सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहर बनाने वाला पहला सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक। इस बात का ध्यान रखना कि ये सल्तनत काल के शासकों की बात हो रही है, सल्तनत के सुल्तानों की। इससे पहले भी नहरें बनी है। आप अगर देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में भी नहरें थी, और आप प्राचीन भारत पढ़ोगे तो उसमें भी आएगी नहरों के बारे में। तो ये सल्तनत का शासक है, सल्तनत काल का पहला सुल्तान है जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई है। इसके अलावा भी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। खेती के लिए भूमि का विस्तार करवाया और राजस्व व्यवस्थाओं को पुनर्गठित किया। यातायात और डाक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया इसने। यातायात मतलब कि माल को ट्रांसपोर्ट करना, अनाज को ट्रांसपोर्ट करना, कुछ भी सामान, व्यापार का सामान ट्रांसपोर्ट करना, डाक व्यवस्था, इन सब में सुधार किया। और इसके लिए बर्नी कहता है कि गयासुद्दीन काल में ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि भिखारी भी काम धंधे करने लग गए। यानी कि काम करने की भी एक अनुकूल माहौल आप कह सकते हो। सब, हर कोई लोग काम करना प्रारंभ कर दिया, कोई बेरोजगार नहीं था, भी ये कह सकते हो। इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नी कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में भेड़ की तरफ, जो होता ना एक खराब दृष्टि की इसका शिकार करना, तो कोई भेड़िया भेड़ की तरफ देखता तक नहीं था। ये बर्नी कहता है गयासुद्दीन तुगलक की न्याय व्यवस्था के बारे में। 1312 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक, एक तरह से आप कह सकते हो कि शहजादा था, वो युवराज, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान कर चुका था पहले से, लेकिन उनको मिलाया नहीं था सल्तनत में। सिर्फ एक आखिरी शासक ने इनको मिलाना प्रारंभ किया था, मुबारक खिलजी ने देवगिरी को मिलाया था खाली दिल्ली सल्तनत में, बाकी किसी को मिलाया नहीं था। तो इसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाना प्रारंभ किया, वारंगल, मदुरा, इनको दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन के काल में अगर विस्तार देखोगे सल्तनत का, तो काम्पिली को छोड़कर लगभग पूरा दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत में शामिल हो चुका था। और इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि ज़्यादा बड़ा राज्य होने के कारण उसके काल में विद्रोह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और सल्तनत की कमज़ोर या केंद्रीय सरकार की जो पकड़ होती है राज्यों पर, वो कमज़ोर पड़ गई थी। इसके काल में मंगोल आक्रमण भी होता है भारत पर। शिर मुगल ने ये किया था 1324 ईस्वी में। इस बात का भी ध्यान रखना कि 1324 में एक मंगोल आक्रमण होता है, और शिर मुगल ये मंगोल आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि उसको हरा देते हैं, आक्रमण में उसका सफल नहीं हो पाता यह अभियान। और अभियानों की अगर बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान सबसे आखिरी था। ये बुगरा खान जो था, बलबन का पुत्र बुगरा खान, उसने बंगाल में रहकर ही शासन चलाना प्रारंभ कर दिया था। और दिल्ली सल्तनत दिल्ली में आया ही नहीं, राजधानी में,
वहीं से वो खुश रहा बंगाल में, तो वो उसी टाइम से एक अलग सल्तनत के रूप में या एक अलग राज्य के रूप में ही कार्य कर रहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए अभियान करता है बंगाल को, हालांकि जीत नहीं पाता है उसको। गयासुद्दीन तुगलक के समय निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे एक। ये अमीर खुसरो के गुरु है निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे उनके बीच में टकराव बना रहा था, और इसका कारण ये था कि जो खुसरो शाह था जिसको मार करके गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना था, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि उसके शासन को किसी की स्वीकृति नहीं मिली थी। सभी अमीर वगैरह उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो एक तो भारतीय व्यक्ति था, दूसरा वो कि हिंदू से मुसलमान बना था। तो उसके खिलाफ जो अमीर लोग थे ये लोगों को ये कहकर उकसाते थे या भड़काते थे कि ये इस्लाम का शत्रु है, ये हमारा सुल्तान नहीं हो सकता था। इसने क्या किया कि निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका दान में दिए। अब कुछ समय बाद तो इसको गयासुद्दीन तुगलक ने हरा दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि जो 5 लाख टंका खुसरो शाह ने आपको दिए वो वापस दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने देने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनके पास जो आता था वो लोगों को बांट देते थे। अब उनके पास 5 लाख टका था ही नहीं, तो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को देने से मना कर दिया। उनके बीच में टकराव का मुख्य कारण वो 5 लाख टंके थे जो खुसरो शाह ने दिए थे। इसके लिए कहा जाता है कि जब ये बंगाल अभियान पर गया था तो इसने निजामुद्दीन औलिया को वार्निंग दी थी। इनके बीच में झगड़े चलते रहते थे, तो उनको कुछ ऐसा कहा था कि जैसे आपको आके देखता हूँ, दे वापस बंगाल से आके देखूंगा, ऐसा कुछ कह के गया होगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, इसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, आप दिल्ली आओ तो सही, बंगाल गए हो तो। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का उसको श्राप लग गया यही, वो दिल्ली कभी आ ही नहीं पाया। फिर बंगाल अभियान करके जब लौटा था तो दिल्ली के पास में तुगलकाबाद एक स्थान है, वहाँ पर जो गयासुद्दीन तुगलक जब वहाँ से बंगाल अभियान से आया तो उसके स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक महल बनवाया, लकड़ी का महल। और जब उसमें उसका स्वागत हो रहा था लकड़ी के महल में, 1325 ईस्वी की बात है, तो उस समय हाथियों के चलने से, ये बताया जाता है, इसको आप कहानी भी समझ सकते हो कि खाली उसको जस्टिफाई करने के लिए कहानी गढ़ी गई होगी, कि हाथियों के चलने से जो धमधम की आवाज़, जो वाइब्रेशन हुआ, उससे वो महल गिर गया। उस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और ये जो लकड़ी का महल बनाया था जिसको मंडप कहा गया, लकड़ी का मंडप, ये अहमद अयाज ने बनाया था, इसका शिल्पकार वो था। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण। और वो लकड़ी का महल कहाँ बनाया गया था? तुगलकाबाद के पास में एक अफगानपुर गांव है, दिल्ली के पास में तुगलकाबाद है और उसी के पास में एक अफगानपुर गांव है। वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनवाया था। उस महल को बनाने वाला जो शिल्पकार था वो अहमद अयाज था। उसके गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु के बारे में उस समय के जो इतिहासकार और लेखक वगैरह रहेंगे ये भी कुछ लिखेंगे। तो इब्न बतूता तो सीधा कहता है कि जोना खान ने कांड करवाया है राज्य प्राप्त करने के लिए। जोना खान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम था जोना खान। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जोना खान, उसने गयासुद्दीन तुगलक को मरवा दिया। एक तरह से आप कह सकते हो कि षड्यंत्र किया। बर्नी और फरिश्ता कहता है कि ये एक दुर्घटना है। बर्नी तो ये भी कहता है, उससे पूछा गया कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई है, क्या इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक जिम्मेदार है या जिसका नाम जोना खान भी है वो जिम्मेदार है? तो बर्नी लिखता है कि सच क्या है ये अल्लाह जानता है। मतलब बर्नी को ये पता है कि अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये लिख दूँ कि इसकी वजह से मरा है, तो अगला शासक तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही बनना है, तो फिर ये तो बर्नी को दौड़ाएगा ना। तो इसलिए उसने सच नहीं लिखा और सिर्फ इतना सा लिख दिया कि सच क्या है वो अल्लाह जानता है। मतलब उसको भी पता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का
किया हुआ कांड है, लेकिन लिख नहीं सकता क्योंकि अगला तो उसी के आश्रय में रहना है, उसको जीवन उसी के साथ निकालना है, क्योंकि शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही बनेगा। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और तुगलकाबाद में उसको दफना दिया जाता है, वहीं पर उसका मकबरा है। और जो तुगलकाबाद का किला है उसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ही करवाता है। इनके जो ये निर्माण की कला है कि कौन सा निर्माण किसने करवाया, उसमें किस तरह की शैली है, किस तरह की कलाकृति है, इसको पूरा सल्तनत काल को एक साथ हम बाद में पढ़ेंगे। हर चीज़, वास्तुकला कैसी थी वहाँ पे, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो पूरा हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना होगा। ये था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी। ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं था तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अगली क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक को बढ़ेंगे। ये था गयासुद्दीन तुगलक। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।